तमाम वो चीज़ें हैं जिसमें इंडिया की नौकर बांग्लादेश को फंसा के गई हुई हैं। अपने मुल्क के अंदर पावर प्लांट्स लगाने की बजाय और अपने मुल्क के अंदर सोलर पैनल्स लाने की बजाय, उनकी फैक्ट्रियां लाने की बजाय, इन्होंने अपने आका इंडिया से बिजली खरीदना शुरू की ताकि हमेशा हमेशा अपने मुल्क को इंडिया के ऊपर डिपेंड रख सकें, अडानीज के ऊपर डिपेंड। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्वैन है, आप देख रहे हैं स्वैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी इंडिया की जानिब से एक दफ़ा फिर बांग्लादेश को धमकी दी गई है, बांग्लादेश को वार्निंग दी गई है और कहा है इंडिया ने बांग्लादेश को कि बांग्लादेश हमेशा हमारे पे डिपेंड रहा है और बांग्लादेश हमेशा हमारे पे ही डिपेंड करेगा। इंडिया की जानिब से हमेशा ही बांग्लादेश को दबाने की कोशिश की गई है, बांग्लादेश को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की गई है। लेकिन जब से शेख हसीना को बांग्लादेश से निकाला गया है, बांग्लादेश ने अपने फैसले खुद से करना शुरू कर दिए हैं, जो चीज़ इंडिया को किसी तौर भी बर्दाश्त नहीं हो रही। और अभी तक वो इस बौखलाहट से बाहर नहीं आ पा रहे कि आखिर बांग्लादेश किस तरह अपने फैसले इंडिपेंडेंटली ले रहा है और कॉन्टिन्यूसली लेता जा रहा है, जिसका नुकसान इंडिया को उठाना पड़ रहा है। अभी पहले आप लोगों के साथ पाकिस्तान मीडिया की एक बहुत अहम किस्म की रिपोर्ट शेयर करेंगे। ये रिपोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों ने इसको आखिर तक देखना है। देन मैं आप लोगों के साथ मजीद अहम पॉइंट शेयर करने वाली हूँ। वीडियो देखने से पहले चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अपना चाइना का दौरा कंप्लीट करके इंडिया वापस पहुंच चुके हैं। अब उनका ये दौरा सक्सेसफुल था या सक्सेसफुल नहीं था, इस बात के लिए मैं किसी न्यूज आउटलेट का रेफरेंस नहीं दिखाना चाहूंगा। मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको दिखाना चाहूंगा। जब वो वापस पहुंचे ना, तो जहाज से उतरते वक्त, ये जरा आपने स्क्रीन पर वीडियो देखिए, ये मोदी के वापस पहुंचने के बाद की वीडियो है। आप देख सकते हैं कि नजरें झुकी हुई हैं, जहाज से उतरते हुए अपने ही सोचों में गुम हैं। यूजुअली ऐसा नहीं करते। इनका जो फेस होता है वो ऊपर की तरफ होता है और हाथ हिला हिला के जहाज से उतर रहे होते हैं, एक्टिव होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये आपको थोड़े से लेजी नजर आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से उतरते हुए नजर आ रहे हैं और क्लियरली नजर आ रहा है कि ये किसी सोच में गुम है। और सोच इसी बात की है कि जो एक्सपेक्टेशंस लेकर चाइना गए थे वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई। इसके 2-3 इंडिकेटर्स हमें नजर आए। फॉर एग्जांपल ये कि एससीओ के इजलास में मोदी साहब शिरकत करने गए थे और एससीओ के 2 रोज के बाद ही विक्ट्री डे परेड होने वाली है चाइना के अंदर। अब उस विक्ट्री डे परेड में साउथ एशिया पूरा का पूरा इन्वाइटेड है, मोदी इन्वाइटेड नहीं है। बाकी पूरा साउथ एशिया इन्वाइटेड है, सब होंगे वहां पर, नरेंद्र मोदी नहीं होगा। पाकिस्तान भी होगा बाय द वे। और ये बात इनको ज्यादा खटक रही है कि गए थे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश करने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा एक अनप्रेसिडेंटेड चीज ये हुई है कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है उसको एससीओ के इजलास में बुला लिया गया। मोदी जैसे ही आउट हुआ है वहां से, तो आसिम मुनीर की एंट्री हुई है वहां पर। हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया है, पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर मीट्स चाइना प्रेसिडेंट शी जिनपिंग डे आफ्टर मोदीज एससीओ विजिट कंक्लूड्स। Asim Munir, part of Sharif's delegation that participated in Shanghai Cooperation Organization Summit in Tianjin and will attend a parade of Chinese Army. विक्ट्री डे की जो परेड होने वाली है तो उसके अंदर आसिम मुनीर होंगे। इन्होंने बड़ी कोशिश की, मोदी साहब ने, इंडियन डिप्लोमेट्स ने बड़ी कोशिश की, रशियंस को भी कहा, चाइनीज के भी हाथ पांव जोड़े कि पहलगाम के जो वाकया है ना पहलगाम का, उसमें कुछ पाकिस्तान के हवाले से इनडायरेक्टली ही सही कोई रेफरेंस ऐड किया जाए एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ये भी चीज उनको खटक रही है कि इतना सा तो कुछ मिल जाती कामयाबी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि पाकिस्तान वाज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन दैट डॉक्यूमेंट, वो जो एससीओ का ज्वाइंट डिक्लेरेशन है, एंड इनफैक्ट साइंड इट एज वन ऑफ 10 मेंबर्स। पाकिस्तान ने खुद भी साइन किया है पहलगाम को। जैसे बाकी सब कंडेम करते हैं वैसे असल में पाकिस्तान भी कंडेम करता है।
वो कहते हैं बट मोदी स्पोक ऑफ सम नेशंस यूजिंग टेरर एज पॉलिसी ड्यूरिंग हिज एससीओ समिट एड्रेस। पुराना जो उनका राग है वो अलापने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी थ्योरी को बाय नहीं किया। अच्छा, इसके अलावा यानी पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ये जो डीप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिससे ये काफी परेशान है, इसके बायलेटरल के अलावा रीजनल डायनामिक्स भी हैं। और रीजनल डायनामिक्स ये है इस पार्टनरशिप के कि दोनों मुल्कों के बांग्लादेश के साथ बहुत ही जबरदस्त ताल्लुकात बन चुके हैं और दोनों के लिए बांग्लादेश एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन के इमर्ज हुआ है। अब ऐसे में इंडिया के अंदर जो उनके एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि चलो अभी के लिए तो हम वेट एंड वॉच करेंगे, वेट एंड वॉच की पॉलिसी, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो ताल्लुकात डीप होते हुए नजर आ रहे हैं इसमें फिलहाल हम वेट करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में उनका ऐसा मानना है कि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि हम इररिप्लेसेबल हैं। इंडियंस जो है ना, हम जो इनको ऑफर करते हैं बांग्लादेशियों को, कोई और मुल्क उनको ऑफर नहीं कर सकता, पाकिस्तान तो सर्टेनली नहीं कर सकता। लिहाजा लॉन्ग टर्म में हमारे लिए कोई मसला नहीं है। यहाँ पे एनडीटीवी इंडिया का एक बड़ा न्यूज आउटलेट है, यानी इंडिया के सबसे बड़े न्यूज आउटलेट्स में से इसको भी एक कंसिडर किया जाता है। आज देखिए उन्होंने क्या ओपिनियन लिखा है। बांग्लादेश कांट विश अवे इट्स डिपेंडेंस ऑन इंडिया इवन इफ इट वांट्स टू। कितनी इंटरेस्टिंग हेडलाइन है। अगर आप चाहें भी, बांग्लादेश वाले चाहें भी, तो भी आप अपनी डिपेंडेंस इंडिया के ऊपर से कम नहीं कर सकते। इस आर्टिकल में शुरू में उन्होंने वही बताया है कि किस तरीके से पाकिस्तान के और बांग्लादेश के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं और डिप्लोमेटिक जो आमदोरफ्त है वो बढ़ गई है, और इन दोनों मुल्कों के दरमियान रिसेंटली जो भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई है वो इन्होंने मेंशन किया है। लेकिन फिर लिखते हैं इंडिया मस्ट रिमेन पेशेंट, सब्र करें, इंडिया को सब्र करना चाहिए, सब्र का फल मीठा होता है। While New Delhi has so far refrained from commenting on the increasing rapprochement between Bangladesh and Pakistan, it will certainly keep a close eye on these developments. India must remain patient with Bangladesh, for the country is slated to hold elections in February 2026 and the outcome could recalibrate Dhaka's foreign policy. The opposition BNP, which has signaled intentions to mend ties with India, is currently favored to win. एक तो उम्मीद बीएनपी के ऊपर है, ये आ सकते हैं और जब ये आएंगे तो टाइज रिपेयर होंगे। फिलहाल आप जरा चिल करें और इंतजार करें इलेक्शंस का। लेकिन वो कहते हैं चलो इलेक्शन अगर हो भी गया ना तो क्या होगा। कहते हैं कि असल में हमें इतना वरी करने की जरूरत नहीं है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ना इकोनॉमिक हवालों से अपर हैंड है। हमारे पास जो ट्रेड का कार्ड है वो पाकिस्तान के पास नहीं है। लिहाजा वी शुडंट बी वरीड, हम फ्यूचर में भी बांग्लादेश के लिए सबसे बड़े रिलेवेंट प्लेयर ही रहेंगे। आगे कहते हैं इस हवाले से एनडीटीवी के अंदर वो कि हाउएवर इन द लॉन्ग टर्म इंडिया हैज लेस टू वरी अबाउट। न्यू दिल्ली द इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक अपर हैंड थ्रू मीडियम्स ऑफ ट्रेड, एनर्जी, कनेक्टिविटी एंड जियोग्राफी विल बी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टू मैच। ये तमाम वो चीजें हैं जिसमें इंडिया की नौकर बांग्लादेश को फंसा के गई हुई हैं। अपने मुल्क के अंदर पावर प्लांट्स लगाने की बजाय और अपने मुल्क के अंदर सोलर पैनल्स लाने की बजाय, उनकी फैक्ट्रियां लाने की बजाय, इन्होंने अपने आका इंडिया से बिजली खरीदना शुरू की ताकि हमेशा हमेशा अपने मुल्क को इंडिया के ऊपर डिपेंड रख सकें, अडानीज के ऊपर डिपेंड रख सकें, बांग्लादेशी पैसे भरते रहें, कई गुना महंगी बिजली खरीदते रहें अडानीज से और इनकी सियासत चलती रहे। ये उन्होंने एनर्जी के मुआहदात किए हुए ना, तो आज इंडिया कह रहा है कि ये तो हमारे पास बहुत बड़ा कार्ड है, बिजली बंद करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा इनके लिए। ये तो पाकिस्तानी के पास तो नहीं है ना ये कार्ड, हमारे पास तो है। फिर वो कहते हैं जियोग्राफी, 3 तरफ से हम हैं, बांग्लादेश के 3 तरफ से हम हैं, चौथी तरफ से पानी है, तो इसको कैसे पाकिस्तान रिप्लेस करेगा, नहीं कर सकता। फिर वो कहते हैं ट्रेड। अच्छा, इसके अलावा कनेक्टिविटी भी उन्होंने है, लेकिन कनेक्टिविटी वो बांग्लादेश के अपने हाथ में है। दिस इज नॉट अ बिग इशू। असल में कनेक्टिविटी क्या, मतलब भूटान और नेपाल, ये 2 मुल्क ही है ना, इनके साथ लंबा चौड़ा ट्रेड तो नहीं करता बांग्लादेश। इसके अलावा बांग्लादेश को कनेक्टिविटी के लिए इंडिया की जरूरत नहीं है, उनके पास अपने पोर्ट हैं, तो ये कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन ट्रेड, एनर्जी और जियोग्राफी, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने मेंशन की है कि यहाँ पर पाकिस्तान हमें मैच नहीं कर सकता। कहते हैं इंडिया इन्वेस्टमेंट टाइज विद बांग्लादेश आर फार मोर डाइवर्सिफाइड देन पाकिस्तान
the trade between India and Bangladesh reached nearly USD $13 billion compared to just US $865 million worth of trade between Bangladesh and Pakistan. अब देखें ये सूरत हाल है, कह रहे हैं कहाँ 13 अरब डॉलर का ट्रेड और कहाँ ये इतना $865 मिलियन ओनली, तो ये कोई हमें मैच नहीं कर सकता है, नहीं कर सकते। नियर फ्यूचर में हम ही रेलेवेंट प्लेयर रहेंगे वहां पर। अच्छा, आप देखें मित्रों, यहाँ पर भी ना एक चीज समझने की जरूरत है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ट्रेड कम क्यों है? कम इसलिए है क्योंकि कम रखा गया। इंडिया की जो नौकर थी हसीना साहिबा, इन्होंने कम रखा। पाकिस्तान के ऊपर स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस थी ट्रेड के हवाले से। पाकिस्तान से जो भी कार्गो आता था फिजिकल चेकिंग होती थी हर डब्बे की, बाकी किसी मुल्क के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, पाकिस्तान के ऊपर थी। इसकी वजह असल में ये थी कि तंग कर रही होती थी, मतलब ट्रेडर्स को तंग करती थी कि ना करें, ये डिस्करेज करती थी कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड ना करें। इसी तरह से वीज़ास के मसले होते थे, पाकिस्तानी ट्रेडर्स के लिए वीज़ा नहीं मिलते थे और रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी। डायरेक्ट फ्लाइट्स ख़त्म कर दी हुई थी, इन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट्स ख़त्म की थी, PIA को भगा दिया वहाँ से। ऐसा तंग किया उनको, PIA वालों को बांग्लादेश के अंदर, इन्होंने बोरिया बिस्तरा बांध के चले गए वहाँ से, इतना तंग किया गया उनको। विमान तो खैर पहले से ही जो बांग्लादेश का है उन्होंने तो पहले ही अपनी फ्लाइट्स ख़त्म कर दी थी। ये हसीना जानबूझ के करती थी, वहाँ से न्यू दिल्ली से आका का ऑर्डर आता था तो ये फॉलो करने में लग जाती थी। तो ट्रेड की जो रिस्ट्रिक्शन है ना, ये इस वजह से रही है कि इसको ग्रो नहीं होने दिया गया, उल्टा इसको रिवर्स करने के लिए, खत्म करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। नाउ जब से लेकर ये सरकार गई है तो मैं जरा इंडिया को बताना चाहता हूँ, इंडिया के एक्सपर्ट्स को, कि जनाब ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का ट्रेड है ना, ये 20% ग्रो हुआ है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जब से हसीना गई है थोड़ी सी तब्दीलियां की गई हैं, ज्यादा तब्दीलियां नहीं की गई। एक तो डायरेक्ट शिपिंग लाइन खोली गई है, वो तो हक बनता था। पाकिस्तान के पास भी पोर्ट है, बांग्लादेश के पास भी पोर्ट है। जब पोर्ट्स मौजूद हैं तो कनेक्टिविटी क्यों नहीं थी? उसको खोला गया है। सारे मुल्कों के साथ अगर है तो इनके साथ भी होनी चाहिए, मौजूदा सरकार की यही पॉलिसी है ना। तो इन्होंने पोर्ट्स खोले हैं, इन्होंने वीजा का जो मामला है वो आसान किया है। तो एज अ रिजल्ट आप देख सकते हैं कि 20% दोनों मुल्कों के दरमियान जो ट्रेड है वो इंक्रीज हुआ है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। अभी $865 मिलियन तक पहुंचा हुआ, पहले इससे भी कम था। तो ग्रोथ तो इसमें बड़ी तेजी के साथ हमें नजर आ रही है। अच्छा, दूसरी बात यह कि ये जो 13 अरब डॉलर की बात कर रही है ना कि इंडिया और बांग्लादेश का ट्रेड 13 अरब डॉलर का होता है, तो भाई 13 अरब डॉलर में तो ज्यादा हिस्सा तो वो है जो कि इंडिया बेच रहा होता है ना, और वो सारी चीजें होती है, ये कोई सेमीकंडक्टर नहीं बेच रहे होते जो कि दुनिया में कहीं और जगह पर नहीं मिल रही होती चीजें। ऐसी चीजें नहीं है, ये आम जो सप्लाई चेन है ना जो कि हर जगह अवेलेबल है, ये वो चीजें हैं। तो वहां पर भी हसीना साहिबा की पॉलिसीज ऐसी थी कि पहले प्रेफरेंसेस इंडिया को, कुछ भी चाहिए हो पहले इंडिया को देखो। तो उसके चलते हुआ यह है कि बांग्लादेश और इंडिया का ट्रेड बहुत बड़ा है रिसेंटली, और उसका फिर आपको ये इंडिकेशन भी नजर आ रहा है कि जहां पर ये 2 अरब डॉलर बांग्लादेशी वहां एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां परचेजिंग ये कर रहे होते हैं कोई 10 अरब डॉलर से ज्यादा। इनके हाथ में है रिमोट कंट्रोल, बांग्लादेशियों के हाथ में। अगर ये इंडिया से परचेजिंग कम करके दूसरे मुल्कों से परचेजिंग बढ़ा देंगे तो शिफ्ट कर देंगे ट्रेड की डायनामिक्स, इंडिया के ऊपर से रिलायंस कम कर देंगे कि नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, ये आलू टिंडे तो हर जगह मिल जाते हैं, कपास, आलू टिंडे, चीनी, आटा, ये हर जगह होता है। इंडिया यही तो देता है ना बांग्लादेश को, यही चीजें एक्सपोर्ट करता है। तो ये पाकिस्तान के पास भी हैं, ये टर्की के पास भी हैं, ये बहुत सारे और मुल्कों के पास भी हैं। अगर बांग्लादेश अपनी परचेजिंग का पैटर्न डाइवर्सिफाई कर दे तो इंडिया का ट्रेड तो श्रिंक हो जाएगा वैसे ही। तो डिपेंडेंस तो ट्रेड के हवाले से नहीं रह सकती लॉन्ग टर्म में, बल्कि ये खत्म होगी, आप देखेंगे आने वाले दिनों में। हाँ, एनर्जी के हवाले से आप कह सकते हैं कि नियर फ्यूचर में ये खत्म होती हुई नहीं नजर आ रही। अवामी लीग ऐसे फंदे में बांग्लादेश की एनर्जी के सेक्टर को फंसा के गई है कि वो इतना आसानी से नहीं निकलने वाले। इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी बांग्लादेश को। पाकिस्तान का मॉडल अपनाना पड़ेगा, सेल्फ सफिशिएंट बने, डिसेंट्रलाइज्ड कर दे एनर्जी के सेक्टर को। लोगों के पास पैसा है बांग्लादेश के अंदर भी, जो मिडिल क्लास है वहां का, बहुत बड़ा मिडिल क्लास है, वो अफोर्ड कर सकते हैं सोलर पैनल्स मंगवाना। बांग्लादेश में सूरज की रोशनी सारा साल रहती है पाकिस्तान की तरह और इंडिया की तरह, तो सूरज की रोशनी से बिजली पैदा की जा सकती है। पाकिस्तान में लगभग 40% घराने ऐसे हैं जो कि अपनी बिजली बनाते हैं। हर घर के छत पे आप देखते हैं 40% ऐसे घर हैं पाकिस्तान में
जिनके छतों के ऊपर सोलर पैनल लगे हुए होते हैं और उससे बिजली प्रोड्यूस होती है। और ये जो सोलर पैनल हैं चाइनीज हैं तकरीबन सारे के सारे, वहां से ये लाए जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करवा के और पाकिस्तान में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। एज अ रिजल्ट लोग सेल्फ सफिशिएंट है, बल्कि अब तो किसानों ने भी लगाना शुरू कर दिए हुए हैं ट्यूबवेल और ये चलाने के लिए। फैक्ट्रीज सोलर पे हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। तो एनर्जी का जो सेक्टर है वहां पर एक रिवोल्यूशन की जरूरत है बांग्लादेश के अंदर। इसी मॉडल को फॉलो करते हुए चाइनीज कैन हेल्प देम इंडिया के ऊपर से डिपेंडेंस खत्म करने के लिए, क्योंकि हमने देखा है इंडिया इस चीज को भी एज अ वेपन इस्तेमाल करता रहा है। जब नई सरकार आई तो अडानी ने पावर सप्लाई कम करना शुरू की थी बांग्लादेश को प्रेशराइज करने के लिए। लिहाजा ये तो अनरिलायबल सोर्स है। कल को जब भी कोई जियोपॉलिटिकल मसला होगा इंडिया बिजली बंद करने की कोशिश करेगा। तो ये बांग्लादेश के अपने नेशनल इंटरेस्ट में है कि वो सेल्फ सफिशिएंट बने एनर्जी के शोबे में, और इस हवाले से रास्ता तो बहरहाल मौजूद है। अपने मुल्क के अंदर वो सोलर पैनल्स बनाने की फैक्ट्रियां लगवाएं चाइनीज से या इंपोर्ट करें, जो भी है इसमें वो इंडिया के ऊपर से डिपेंडेंस बहरहाल हटा सकते हैं। आखिरी सवाल रहता है जियोग्राफी का। जियोग्राफी ना ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि नेचुरल है, यानी पड़ोसी तो तब्दील नहीं होते ना। लेकिन इसमें देखें प्रेशराइज करने वाली क्या बात हो सकती है। बॉर्डर्स के ऊपर दबाव बनाएंगे, यही हो सकता है ना। ज्योग्राफी का इस्तेमाल इसी तरह से होगा, बॉर्डर्स के ऊपर दबाव। तो वो तो अब भी हो रहा होता है, इसमें कोई नई बात तो नहीं है ना। एज सच वो तो अब भी हो रहा होता है। या फिर ट्रेड के हवाले से भी जियोग्राफी को इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे मोदी साहब कर रहे हैं। पोर्ट्स को बंद कर दिया उन्होंने। अच्छा बाय द वे, पोर्ट्स को बंद करने से पता है इंडिया के खुद की जो फैशन इंडस्ट्री है वो बेचारे संकट में आए हुए हैं। प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट हो गया है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है इसके लिए ये देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर। India's fashion retailers face shortages as Bangladesh import curbs bite. Nearly 3 months after India banned the import of ready-made garments from Bangladesh through land routes, leading fashion retailers in India, including Marks and Spencer, H&M, Zudio, and Lifestyle, are facing merchandise shortages in their stores, according to a report by the Economic Times. The policy implemented on May 17, 2025 by the Directorate General of Foreign Trade restricts the import of garments from Bangladesh to Kolkata and Hawashiva Mumbai seaports only. Previously, goods entered primarily through land ports, which facilitated faster turnaround. The shift has caused delays of 2 to 3 weeks in replenishment, particularly in the affordable fashion segment. The impact is now more evident as retailers stock fresh collections alongside end of season sales. तो ये चीजें जो डिपेंडेंस की बात की जा रही है, तो डिपेंड तो ये ज्यादा नजर आ रहा है इंडियंस बांग्लादेश के ऊपर। रेडीमेड गारमेंट जमीनी रास्तों से, जियोग्राफी को इस्तेमाल किया ना मोदी ने, जमीनी रास्तों से उन्होंने इंटर करवाने से इंडिया के अंदर बैन लगा दिया। तो सजा किसको मिली? इंडिया के खुद के जो रिटेल स्टोर्स हैं उनको। बांग्लादेशियों को तो सजा नहीं मिली ना, उनके पास तो बायर्स ही बायर्स हैं। इंडिया नहीं लेगा तो दूसरी मार्केट है, अमेरिका में बेचेंगे वो या दूसरी जगहों पे बेचेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी जो गारमेंट इंडस्ट्री है उनमें से एक है ये। तो ज्योग्राफी भी कोई ऐसा सच फैक्टर नहीं है। लिहाजा ये सारी एजम्पशंस गलत हैं। बेसिकली पाकिस्तान के साथ ट्रेड बढ़ सकता है, कई गुना बढ़ सकता है, 2-3 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। जो ट्रेजेक्ट्री है पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री है। जैसे कि मैंने कहा शॉर्ट टाइम के अंदर 20% ट्रेड बढ़ गया है दोनों मुल्कों का। तो अगर यही तरीका रहा तो 2 से 3 सालों के अंदर आप देखेंगे कि कई सौ गुना ट्रेड दोनों मुल्कों का बढ़ सकता है। इट इज क्वाइट पॉसिबल। अब तो मेरे ख्याल से कई सारे बायलैटरल फोरम्स बना दिए गए हैं दोनों मुल्कों की जानिब से ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, ट्रेड को ग्रो करने के लिए। तो ये जितनी भी उन्होंने लिखी है ना कि वो चाहें या ना चाहें, देखें ना हेडलाइन क्या है आर्टिकल की कि बांग्लादेश कांट विश अवे इट्स डिपेंडेंस ऑन इंडिया इवन इफ इट वांट्स टू। वो अगर चाहे तो भी नहीं कर सकते। लुक एट दिस, अगर वो चाहे तो भी नहीं कर सकते। तो ये मेरे ख्याल से गलत अजम्पशन है। अगर बांग्लादेश चाहे तो ये जितने भी फैक्टर्स इन्होंने गिनवाए हैं, ट्रेड के ऊपर डिपेंडेंस कम कर सकता है, एनर्जी के हवाले से इंडिया पर से डिपेंडेंस कम कर सकता है, रास्ता मौजूद है। और इसी तरह से पाकिस्तान का जो ट्रेड है वो भी बांग्लादेश के साथ बढ़ सकता है अगर बांग्लादेश अपनी पॉलिसीज में थोड़ी सी तब्दीली लेकर आ जाए तो। ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी। यहाँ पे चाइना के साथ इंडिया
जो लाइक डील साइन करना चाहता था। इंडिया की जो डिमांड थी कि चाइना लाइक इंडिया की बात सुनेगा, मोदी की बात सुनेगा, तो इसमें इंडिया को बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ी है। यहाँ पे जी विक्ट्री परेड होने जा रही थी चाइना की, जिसमें मोदी को नहीं इनवाइट किया गया। बाकी सारी कंट्रीज़ इनवाइटेड थी, बस जो मोदी है उसको इसमें नहीं इनवाइट किया गया। यही वजह है कि काफ़ी ज़्यादा कोशिश के बाद मोदी जो है फ़्लाइट से वापस आए हैं, और उतरने के बाद काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट लग रहे थे। उनके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो कितने ज़्यादा अपसेट हैं, और इस विज़िट से उनको कोई बड़ी सक्सेस, कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। तो यहाँ पे स्टिल वो कहते हैं ना यार, खुद को तसल्ली देने के लिए बांग्लादेश के बारे में बात हो रही है, और कहा जा रहा है कि बांग्लादेश कुछ भी कर ले, बांग्लादेश की डिपेंडेंसी इंडिया पे हमेशा रहेगी। बांग्लादेश कुछ भी कर ले, बांग्लादेश की डिपेंडेंसी इंडिया से नहीं जा सकती। तो ये इस तरह की बातें करके इंडिया और मोदी की जो पार्टी के लोग हैं, वो इस तरह की बातें करके मतलब खुद को दिलासा देने में लगे हुए हैं कि यार अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, आगे ये हो जाएगा, आगे वो हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि ठीक है, कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से सच्चाई, रियलिटी बदल नहीं जानी, वो ही रहनी है रियलिटी, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आप लोग चेक करें कि मोदी एंड पार्टी का जो मंसूबा है, उनकी जो स्ट्रैटेजी है, वो इतने बुरे तरीके से नाकाम हुई है कि ना सिर्फ पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात ख़राब हैं, बल्कि बांग्लादेश के साथ भी हो गए हैं, और चाइना जिनके साथ हमेशा इंडिया की फ़ाइट चलती रहती थी, अब इंडिया उनके सामने अपने घुटने टेक चुका है। और यहाँ पे जी बांग्लादेश को ठीक है, वंस अगेन अपने कंट्रोल में करने की बातें हो रही हैं, और इंडिया का कहना है कि अभी तो चलो वहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुए, लेकिन जैसे ही इलेक्शंस होंगे हम भी एंटर हो जाएंगे बांग्लादेश की जो भी मामलात हैं उसके अंदर पूरी तरह कोशिश करेंगे। तो ये तो सबको ही पता है कि इंडिया ने किस तरह अपना जाल जो है बांग्लादेश में बुना हुआ था, अभी उस जाल को काफ़ी हद तक तोड़ दिया गया है। यही वजह है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। यही वजह है कि इस तरह की बातें करके मोदी एंड पार्टी खुद को तसल्लियाँ दे रही हैं, ठीक है। अब ये रिपोर्ट और ये जो लाइक स्पाइसी जो बातें इन्होंने लोगों ने की हैं आपस में, वो मुझे देख के बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे चाइना ऑलरेडी बांग्लादेश के साथ तीस्ता का प्रोजेक्ट साइन कर चुका है। बांग्लादेश ने चाइना के साथ बहुत सारी मिलिट्री डील साइन कर ली हैं, बांग्लादेश की डिफेंस पावर बढ़ रही है, हर एक चीज़ में बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है। और स्पेशली यहाँ पे मैं इंडिया की इकोनॉमी की बात करूँगी, इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लग गया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के ऊपर 20% टैरिफ है। मतलब इंडिया पे 1.5 गुना ज़्यादा, 1.5 गुना ज़्यादा टैरिफ जो है लगा है। तो यहाँ पे इंडिया कह रहा है कि हमारी इकोनॉमी जो है उसको बहुत एज है बांग्लादेश पे, लेकिन ऐसी चीज़ यार देखने के बावजूद भी आप इस तरह की बातें कर रहे हो कि ऑलरेडी इंडिया के अंदर जो एक्सपोर्ट ऑर्डर हैं वो सिफर पे जा चुके हैं, और सारे के सारे ऑर्डर्स बांग्लादेश और वियतनाम जैसी कंट्रीज़ हासिल कर रही हैं, और तेज़ी से अपनी एक्सपोर्ट को बूस्ट करने जा रही हैं। अब यहाँ पे ये बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें अपने इस चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।